साथियों, सबसे पहले सारे भाइयान अजमेर कुंडू की राम राम। साथियों, आज मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज इस आपदा के टाइम इस देश के लिए दिया है, वो सबसे पहले दिन घोषणा करके चले गए कि मैंने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जो है इस देश की जनता को दे दिया। और कल वित्त मंत्री इसके बारे में विस्तार से बताएंगी। तो हमने सोचा चलो आज नहीं बताया तो कल बता देंगे। अगले दिन न्यूज़ में आता है कि वित्त मंत्री महोदया एक दिन में नहीं, इसको 4, 5, 6 चरणों में डिवाइड करके बताएंगी। तो इसके पीछे भी मतलब एक बहुत बड़ी चालबाजी लगा लो, साजिश लगा लो, कुछ कह लो आप उसमें। कुछ लोगों ने उसी दिन इस बात पे सवाल उठाने खड़े कर दिए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ जब तक सामने नहीं आ जाती तब तक हमें कोई सवाल उस तरह से नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं बनता। मैंने पहले दिन का सुना, दूसरे दिन का सुना, तीसरे दिन का सुना, आज चौथे दिन का खैर मैं नहीं सुन पाया, परंतु उसमें जो पहले दिन इन्होंने घोषणा की उसमें पूरा फोकस उद्योगपतियों के ऊपर था। और पहले दिन इन्होंने जानबूझ करके किसान और मजदूर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि विपक्षी पार्टियां और दूसरे लोग एकदम टूट के पड़ेंगे इस बात पे। और अगले दिन जब घोषणा होगी तो लोग उन्हें यूँ कहने लग जाएं, यार ये तो खाम खा रोड़ा मचा रहे थे, देखो कि कितना दे दिया किसानों को और कितना मजदूरों को दे दिया। दूसरे दिन किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की गई, इतने हज़ार करोड़ रुपए रानी योजना के तहत, इतने हज़ार रुपये इस योजना के तहत किसानों को दिए जाएंगे। अगले दिन फिर किसानों के लिए घोषणाएं की। तो इसमें देखो दो बातें हैं। एक तो मान लो किसी ने प्रसाद बांटने की जिम्मेवारी दे दे, और वो जो अगली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं या जिनको विशेष जिनका ध्यान रखना है, उसने वो मानस प्रसाद देगा जब आंजला भर के न बोझ के न एक कबर में इतना दे देगा, अगजोड़ी भर देगा उसकी। दूसरी और तीसरी पंक्ति में जब जो लोग बैठे हैं उन्हें प्रसाद देगा तो एक मुट्ठी एक बगा दिया, ले लिया एक मुट्ठी और ले, वो नहीं राजी हो जा हो। अगले तीन तो एक बजे दिया, तेरे ताई 2 दे दिया प्रसाद, 2 मुट्ठी। परंतु वो 2 मुट्ठी भी उस पहले ताई जो आंजला भर के दिया था ना, वो 2 मुट्ठी भी उससे कम है। मोटी भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि जो पैकेज इन्होंने उद्योगपतियों को दिए हैं एक ही दिन में, वो 2 दिन किसानों के लिए जो घोषणाएं की हैं, वो दोनों दिन की घोषणा किसानों के लिए जो की हैं, वो दोनों दिन की भी मिला के उस एक दिन के पैकेज से किसानों के लिए कम है। इन्होंने कहा कि इतने 1000 करोड़ रुपए नाबार्ड बैंक देगा किसानों को, इतने 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए हैं किसानों के लिए। उसमें एक तो ये क्लियर नहीं किया गया कि भाई वो किस रूप में दे रहे हैं किसानों को, लोन दे रहे हैं या डायरेक्ट उनको
वो आर्थिक मदद दे रहे हैं, परंतु उस पर 2 दिन से चर्चा है कि वो लोन के रूप में दिया जा रहा है। अरे लोन कर्जा तो ऊँ ना होया पड़ा है, कर्ज में तो ऊँ दबया पड़ा है किसान, कर्ज के मारे तो आत्महत्या पहले ही करने लाग रहा है, अरे न और कर्जे के नीचे दबा दो। अब तो डायरेक्ट इनको आर्थिक सहायता की जरूरत है इस आपदा के टाइम पे, कर्जे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्जा तो उल्टा देना है, उल्टा जो पहला कर्जा खड़ा वो ही देने का भी को नहीं। जब 98-99 की बात है शायद, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बीजेपी की सरकार थी तो इन्होंने 56,000 करोड़ रुपया एक कलम में माफ कर दिया उद्योगपतियों का। और क्या कह के माफ किया कि बीमार उद्योग हैं ये, बीमार उद्योग ने भाई मोती जा लिख रहा है इनके, बताओ क्या मैं बीमार उद्योग। पर बीमार उद्योग वो इसलिए हैं साथियों, क्योंकि जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो अपना बही खाता जो अकाउंट है, लेजर है, वो सब मेंटेन रखते हैं, और उनके सीए होते हैं और उनके लीगल एडवाइज़र होते हैं। वो उनको बताते हैं कि आपने जो सरकार से लोन ले रखा है उसको किस तरह से हजम करना है। उनको सिर्फ इसीलिए वो उद्योग जो है ना, पैसे और सैलरी या जो भी है पैकेज लगा लो वो देते हैं सीए और लीगल एडवाइज़र को, सिर्फ इसी काम का। और वो मशीन थोड़ी चलाओ कंपनी में, तो वो लोग इनको बताते हैं। फिर ये उसी पैटर्न पे चलते हुए क्या करते हैं कि उद्योग में अपनी कंपनी में घाटा दिखा देते हैं कि भाई कंपनी आ गई घाटे में और हम कंपनी को चलाने में असमर्थ हैं, तो उसने कहे हैं बीमार उद्योग। उसका पलड़ा तो माफ कर दिया, और फिर क्या कहा वाजपेयी जी के टाइम पे कि इन बीमार उद्योगों का यो पासला तो माफ, और इनको पुनर्जीवित करने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए और लोन दिया जाएगा। ऐसे ही अब सुना था पीछे के 58,000 करोड़ रुपया, एक दिन मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे, मैंने पढ़ा था किसी ग्रुप का भेजा हुआ कि उद्योगपतियों के माफ कर दिए। तो साथियों सीधी ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान और मजदूर की ना तो कदे हुई, ना है, और ना कदे आगे हो। ये खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं मैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अरे आज ताई किसी किसान का न्यू कर्जा माफ करया है कि भाई और किसान दो तो कोई उसने कोई बही खाते बनाने की जरूरत को नहीं, उसका बही खाता तो चौड़ा पड़ा दिखे है। जब न्यू दिखे है कि भाई किसान की फसल बर्बाद होगी किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, ओले आ गए, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, दिखन लाग रही भाई दाना एक नहीं होया, तो उसको किसी सीए की लीगल एडवाइजर की जरूरत थोड़ी है। वो तो सरकार ने दिखा, सब ने दिखा, सारी दुनिया ने दिखा, उसका तो वैसे ही माफ़ कर देना चाहिए भाई। किसान का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाता है और किसान को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और कर्जा देंगे, पर ना उल्टा है। यहाँ पे 1-2 एकड़ का किसान अगर उसके सिर पे कर्जा है तो उसको नोटिस पे नोटिस, और अगर वो कर्जा नहीं भरता तो जीप आड़े बारने आले हैं, जीप में बैठा के और सीधे तहसील में भी एक जेड़ बनी होड़ी हो है, किसान ना खातिर बना रखी है, उड़ जाके बोला इन्हें बंद कर दो। साथियों अनेकों हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं कर्ज के मारे। पीछे महाराष्ट्र में जब कपास की फसल बर्बाद हुई तो कई हजार किसानों ने आत्महत्याएं की थी,
और कईयों ने तो पूरे परिवार के समेत आत्महत्या की थी। उस टाइम पे लगभग 22-23 साल पहले की बात है, मैंने एक स्टोरी लिखी थी, कर्ज की मार। उसमें वो किसान जो है, कर्जे के डर से उसके पास लास्ट नोटिस आता है कि या तो कल कर्जा भर देना, नहीं तो कुड़की कर दी जाएगी, तेरी जमीन की नीलामी की जाएगी, कुड़क कर दिया जाएगा। तो वो किसान जिस दिन उस जीप ना आना था, उससे पहले दिन जहर लिया के ने और अपने घराली ने न्यू के है कि हलवा बना ले। वह न्यू बोली आज तो कोई बार ना त्योहार ना, आज किसा हलवा बोला, बस आज खाने जी कर रहा है, सारे को बेगा हलवा बना ले। और साथ ही उस किसान ने उस हलवे में लुकमासी वो जहर मिला दिया। वो सारा ने खाया, सारे बड़का ने खा लिया, और वो पूरा परिवार सुबह मरा पड़ा था। ये हकीकत थी। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे कई परिवारों ने आत्महत्याएं की। तो उस हकीकत पे मैंने वो स्टोरी लिखी थी, और उसका अंत उसके गाने कुलदीप बलारा ने लिखे थे। वो आखिर में वो खुद बीमार हो गए थे, हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसने कहा भाई अजमेर इस कहानी को रिलीज तो कर ले स्टोरी ने। मैंने कहा चाचा जब भी कराएंगे, जब तू ठीक हो लेगा। न्यू बोला जब मैं ठीक ना होया तो, मगा तू ठीक ना होया तो कोन्या कर दे के जरूरी है। वाह बनी। वो थोड़े दिन के बाद उनका देहांत हो गया, और वो स्टोरी आज तक मेरे पास यूं क्यों रखी है। स्टोरी मैंने लिखी थी गाने कुलदीप बलारा के लिखे हुए। तो उसका एंड हमने ये दिखाया था कि अगले दिन जब वो किस्त लेने के लिए आते हैं, भैया तो किस्त दे दिए, नहीं तो नीलामी करेंगे। तो वो जब जीप वाले आए तो बोला भाई वो फलाने अगर किच है, बोला के बात, बोला किस्त लेना आए। हाँ, तो पूरा परिवार की जो लाश थी वो लाइन में बिठा रखी और कफन उड़ा रखे। अड़ोसी पड़ोसी का कहता उन्होंने बोले यार ये किस्त उठा ले जाओ। तो साथियों, इन किसानों के साथ तो ये हालत हुई है, और मजदूरों के साथ जो हालात होने लग रही वह एक थारे श्यामी है, रोज टीवी पे देखो हो। तो जो किसान और मजदूर और जिसके देश, जिसके कंधों पे इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि पीछे की तरह रुखा का नहीं लागते, पीछे 3 जगहें तक पैदा हुए हैं, खेत, खान और कारखाने। खेत में किसान काम करता है, खान और कारखाना में मजदूर। तो इसका मतलब पैसा किसान और मजदूर ही पैदा करता है। इस तरह अगर चौथी जगह हो तो वित्त मंत्री जी बता देंगे। वो वित्त मंत्री महोदया से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बताएं कि चौथा सोर्स यो है जहाँ से पैसा पैदा होता है। और जो पैसा पैदा करते हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उनकी यह हालत साथियों कि वो कर्जे में डूबे पड़े हैं। उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, पहनने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं, खाने के लिए ढंग की रोटी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो किसानों के साथ जो विश्वासघात मतलब करते हैं ना ये जो लोग, वो बड़ा दुख आता है उसको देख करके। और ठीक है, अभी एक कोई पैसे किसी को दिए थोड़े, घोषणाएं तो करी हैं। घोषणा तो मोदी जी ने वह भी करी थी कि हर एक के खाते में 15 लाख आवेंगे। घोषणा तो वह भी करी थी कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। वो भी घोषणा थी, ये भी घोषणा है। अब देखना ये है कि जमीनी स्तर पे ये जो घोषणाएं हैं या ये जो पैकेज हैं, जमीनी स्तर पे कितने सार्थक होते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इस देश का किसान और मजदूर, रेडी वाले, ठेले वाले, जिनके लिए 50,000 करोड़ या कितने इन्होंने घोषणा की है कि उनको भी देंगे,
वो बता देंगे। परंतु आज जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि डायरेक्ट उनको पैसे की जरूरत है, उसको संबित पात्रा जी ने एकदम नकार दिया कि ऐसे नहीं दिया जा सकता, कोई सिस्टम होता है। चलो सिस्टम बना लो भाई, रुपये ना दो डायरेक्ट। आप किसान को यूं करो कि किसान, सरकार एक आदेश जारी करे, खाद बीज और कीटनाशक दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं उनको सब को एक पत्र जारी करे कि भाई जो भी किसान आए आप उसका आधार कार्ड लो, उसकी फोटोकॉपी लो, उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड बनाओ, उसके वहाँ पे रिसीव करवाओ कि भाई उसका एक क्राइटेरिया रख दो कि 1 एकड़ वाले को इतना खाद, इतना बीज, इतनी कीटनाशक दवाइयाँ फ्री मिलेंगी। वो वहाँ से फ्री लेके आए और उसका भुगतान सरकार करे। उसको ट्यूबवेल चलाने के लिए जो पेट्रोल की ज़रूरत है, ऐसा ही सिस्टम पेट्रोल पंप वालों के साथ कर ले सरकार कि भाई इसका वो चढ़ा लिए कितने लीटर पेट्रोल डीजल लेके गया है ये किसान, पूरा एड्रेस और रिसीविंग ले लिए, साइन ले लिए इसके कि हाँ मैंने इतने लीटर वो लिया है, और उसका भुगतान करे सरकार। तो डायरेक्ट पैसे ना दे करके ये तो करे सके है सरकार, इसमें भी क्यों दिक्कत है कि इसमें भी हम न्यू मान लेंगे कि भाई चलो डायरेक्ट पैसा है, यो भी एक तरह से ना तो किसान की जेब से लिकटना था, पर वो सरकार दे दे, उसमें तो कोई रोल को नहीं, उसमें तो किसान ने खाने भी गुंजाइश को नहीं है कि तो खागा, खाद के तो बुगटे मारे ना, वो कीटनाशक दवाई पीवेगा थोड़ा है। बीज का सबको पता है 1 एकड़ में कितना पड़े, 2 एकड़ में कितना पड़े है। और साथियों इसके अलावा कल एक मुद्दा उठा, पृथ्वीराज चौहान जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक अपना सुझाव दे दिया, सुझाव के दे दिया कि भाई जितनी भी ये धार्मिक संस्थाएं हैं इनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो धन दौलत है, उसको सरकार इस टाइम पे यूटिलाइज कर सकती है, उसका प्रयोग किसी ना किसी रूप में कर सके उनसे कैसे भी। और उसमें फिर उन्होंने सोने का जिक्र कर दिया कि भाई हमारे मंदिरों में बहुत सोना है, उस सोने को सस्ती दर पे आप लोन के रूप में ले लो, कर्जा ले लो उन ट्रस्टों से। ऐसा नहीं कि वो न्यू हड़प लो, ये भी नहीं कहा उसने सरकार ताई कि भाई इसको हड़प लो ना। और जब हालात सामान्य हो जाएं तब तक उसको, उस पैसे को इस कोरोना से लड़ने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं में लगाने पड़े, चाहे किसानों के ऊपर खर्च करो उसने, चाहे मजदूरों पे खर्च करो, चाहे उद्योगों पे खर्च करो, कहीं ना कहीं मतलब उसका यूज हो सकता है। अब वो यूजलेस पड़ा है कि मैं बद है थोड़ा ही है। तो संबित पात्रा जी का और उनकी डिबेट करवाई आज तक वालों ने, मैं वो डिबेट देख रहा था। तो संबित पात्रा जी ने कहा उनको, चौहान साहब आपको पता नहीं, जो ये सोना होता है ना, ये उसे ट्रस्ट का जो महंत होता है कोई उसके नाम नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। और ये सबको पता है साथियों, वो क्या बताएंगे, हमें भी पता है। जो ट्रस्ट होता है उसमें ट्रस्टी भी होते हैं, बहुत लोग होते हैं, पूरे ट्रस्ट का फैसला होता, पूरे ट्रस्ट का अधिकार होता है उस संपत्ति पे, परंतु उन ट्रस्टों से बात की जा सकती है। दूसरी बात, ये जो सोना, और उन्होंने ये कहा कि इस पे भगवान जी का अधिकार है, ये भगवान की संपत्ति है। भाई मैं पात्रा जी से ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपको भगवान ने डेलीगेट बना के भेज रखा है कि यार धरती पर भाई तू जा,
तो बताइए लोगों ने, अब भाई यह भगवान की संपत्ति है, इसने कोई नहीं छेड़ सकता। या तो आपको प्रतिनिधि बना के भेजा हो, या भाई भगवान फेंटा हो, फेंट के कह गया हो अब भाई संबित पात्रा तेरी जिम्मेवारी है, या कदे कोई सुनने का नहीं लखा पड़े, कोई इसका नहीं लखावे तो तू यूं कह देना भाई भगवान का है सुनना दो। अगली बात उन्होंने की कि कांग्रेस की नजर हमेशा ही इन मंदिरों के सोने पे क्यों रहती है। अरे 70 साल राज करेगी कांग्रेस, अगर कांग्रेस की नजर इन मंदिरों के सोने पे होती तो कांग्रेस भी तो लेस कहती इसने। जिस तरह उन्होंने अब सुझाव दे दिया, तो कौन सरकार जो है वो किसी की भी संपत्ति को, आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, मुझे भी नहीं पता था, कई साल पहले मुझे इस चीज़ का ज्ञान होया कि हमारे ठेक्या में जो नाज है ना, वो 5, 10, 20 मन जितना भी है वो भी हमारा नहीं है, उस पे भी हमारी सरकार का अधिकार है। अगर कल ने सरकार को उस अनाज की जरूरत पड़ती है और आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी लागू होती है, तो वो हमारे ठेके में पड़े हुए गेहूं भी ले सकती है, इतना अधिकार है सरकार के पास। तो क्या मंदिरों के सोने को उस तरह से कर्जे के रूप में या सस्ते लोन के रूप में क्या नहीं लिया जा सकता। चौहान साहब ने बेचारे ने कौन सी गलत बात कह दी थी जो उसके ऊपर टूट के पड़े, सारे बीजेपी के नेता टूट पड़े। और मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि जब वो एंकर थी, पता नहीं श्वेता जी थी या वो दूसरी मीनाक्षी जी थी, कौन थी जो डिबेट करवा रही थी, तो दोनों तरफ से बीच में बात बूत सुन के कहने लगी, अब देखो चौहान साहब, ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और धार्मिक के जो भावनाएं हैं बड़ी संवेदनशील होती हैं। अरे मानवीय जो भावनाएं हैं वो, उनके लिए कोई संवेदना नहीं सरकार के दिल में या हमारे दिल में। ये संवेदनशील मुद्दा नहीं है क्या आज जो हजारों लाखों मजदूर पैदल प्लास्टिक की बोतल काट काट के न, पैरों में चप्पल नहीं है, उनको डाल डाल के न यात्रा कर रहे हैं, आधे राह में मर गए, कोई घर पहुंचा कोई नहीं पहुंचा, कोई बीच में ही अंडे है, यूपी बॉर्डर पर पड़ा है, यूपी वाले काम नहीं बढ़न दिया। तो जहाँ तक संवेदनाओं की बात है तो भगवान, और दूसरी बात ये है कि भगवान तो देने वाला है, भगवान लेवा कद है हमारी, या समझ में नहीं आई बात। आज तक हमने तो नहीं सुना है कि भगवान तो दिया दिया करे। अब संबित पात्रा जी ने तो बेराना फेंटा था ना, पर उनके जो वो लेखाकार हैं जो बही खाता रखा करे हैं, चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त महाराज मेरे तो जरूर फेंटे थे एक दिन। तो मैंने उनसे पूछ लिया, महाराज आप भगवान का लेखा जोखा रखो हो, बही खाता आप दौरे बताओ हैं, कितना के जुगाड़ से आपके बही खाते में बताओगे। बोला भाई भगवान के बही खाते में रुपया दिल्ली सोना चांदी अब रख तांबा इनके लिए कोई स्थान नहीं है, मगर फिर ये क्यों पोथी बांधी आंडे है। बोला भगवान के पास तो सिर्फ एक ही लेखा जोखा है जो मेरे जुम्मन ला रखा है, और सारा लेखा जोखा मैं रखा करूँ। मका वो के है। बोला वो इस संसार में जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, जो मनुष्य हैं, उनका लेखा जोखा, उनके कर्मा का लेखा जोखा है, इसमें भी कौन किसे कर रहा है और आगे किसको स्वर्ग में भेजना है और किसको नरक में भेजना है, यो लेखा जोखा से हमारा दौर है। अब संबित पात्रा जी ने बेरानी कितने इस बात का बेरा पाट्या है। अब भाई यो जो सोना है यो भगवान जी का है,
मेरा सीधा सवाल उनसे है कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि उनको इस बात का कहाँ से पता चला कि यह भगवान का है सोना, और अगर भगवान का है तो फिर भगवान ने न्यू भी बताई होगी, ना बताई हो तो ये फेट उदन पूछ ले पात्रा जी कि भगवान जी जो ये सोना है इस पर कई बार विवाद हो लिया, आप न्यू बता दो ये सोना किस टाइम पर खर्च करना चाहिए, आप कब आज्ञा दोगे इस सोने ने खर्च करने की, आगे न्यू पड़ा रहेगा दुनिया मरिया पाछे, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सोना अड़े पड़ा रह जाएगा। तो पात्रा जी ये जरूर पूछें भगवान से कि भाई यो सोना, हे परमात्मा न्यू बता दे आगे यो जो तेरा सोना है यो कद काम आवेगा। अगर यही सवाल कोई राजनीतिक पार्टी करती है तो उसको राजनीति का रंग दे देते हैं ये लोग, परंतु मैं तो कोई नेता नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूं, साधारण सा, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ी सी जानकारी रखने वाला हूं, कोई बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं रखता मैं तो। जब एक थोड़ी सी जानकारी रखने वाला छोटा सा एक आम आदमी ये सवाल आपसे पूछ रहा है, और मैं चैलेंज करता हूं इस मुद्दे पे, तो अगर पात्रा जी बहस करना चाहें तो मेरे को बुला ले, वो तो बड़े लोग हैं, वो तो यहाँ आएंगे नहीं, मैं चला जाऊंगा दिल्ली जितनी वो बुलाऊंगे, मैं बतेरा, राहुल गांधी की तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जिस चीज का कोई आधार ही नहीं, आधारहीन बात अगर कोई लोग, कोई भी आदमी कहता है कि पात्रा जी नहीं, कोई भी आदमी कहता है, और जब हम उससे उस संदर्भ में सवाल खड़े करेंगे तो कहाँ से आएगा उनके पास जवाब? जवाब है ही नहीं उनके पास। और अगर है तो कोई भाई साथी मोदी भगत भी बहुत होंगे, मेरी इस बात न सुनता हो तो सुमित पात्रा जी ताई पहुँचा दे कि भाई एक आम आदमी ये सवाल पूछना चाह रहा है आपसे कि भाई ये जो सोना है यो भगवान जी का बताया आपने, तो वो ये सवाल कर रहा है कि भाई पात्रा जी ने कद भेटा था भगवान के कह के गया है, और आगे की क्या योजना है भगवान की सोने के बारे में। क्योंकि न्यू काल भी जिक्र होया था कि कई बार इस सोने का जिक्र हो लिया, फिर उन्होंने ये कहा अब पे तो न्यू क्यों है कि भाई सबको पता है मस्जिदों में सोना नहीं चढ़ता, गिरजाघर में सोना नहीं चढ़ता, सिर्फ मंदिरों में ही सोना चढ़ता है। तो फिर सवाल जिक्र तो फिर मंदिर का करें, जब न्यू मेरा मस्जिद में है को नहीं सोना तो मस्जिद का क्या जिक्र करेंगे और के चर्च का जिक्र करेंगे? तो जो ये सवाल है साथियों कि भाई मंदिरों में ही, और उन्होंने ये कहा था कि सभी धार्मिक संस्थाओं से मदद के लिए अपील करे सरकार। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है कि और जो मठाधीश बैठे हैं उन पे उन्होंने कहा कि सारे तो मठाधीश चढ़ गए उस पर, चौहान साहब पर सारे बीजेपी वाले चढ़ गए। अरे एक आदमी ने अपना सुझाव भी तो दिया है, इसका मतलब तो ये हो गया प्रजातंत्र ही खत्म हो गया, कोई अपनी बात भी नहीं कह सकता। उन्हें कह दिया तो क्या जुल्म हो गया। और जिन आदमियों के लिए इस सोने को कर्ज लोन पे लेने के लिए जिन आदमियों के लिए वो यूँ कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है पृथ्वीराज चौहान ने, या तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने न्यू कहा हो अगर भाई यो सोना मस्जिदा में दे दो, या उन्हें न्यू कहा हो भाई यो सोना मुसलमाना ने दे दो, या यो सोना ईसाइया ने दे दो, फिर तो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी मान लिया हम।
ये तो उन्हीं लोगों के लिए जो 80-90 करोड़ मीडिया बता रही है, जो ये वर्ग है, कमेरा वर्ग है, लगभग 80 से 90 करोड़ के बीच में है ये वर्ग, ये उस वर्ग के लिए कहा था उसने। ये तो हिंदू होंगे मोस्टली। भाई 90 करोड़ हैं तो 90 करोड़ में कितने होंगे मुस्लिम? ना तो ज्यादातर तो हिंदू हैं। उनकी भावनाओं को तो बल्कि मजबूत और कराया है इन्होंने, खिलवाड़ कित कर लिया हिंदुओं के साथ। उन्होंने वो सोना मुसलमान के लिए थोड़ा ही मांगा है। तो इसलिए साथियों, आपको समझने की जरूरत है और अंधभगत मत बनो, हर बात का विचार किया करो। कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अगर वो गलत करती है तो हमें उसका विरोध जरूर करना चाहिए। हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, हमें बाउंड नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए। हमें स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है इस देश में। परंतु अब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खतरा पैदा होता जा रहा है। और अगर राज्यसभा में भी बहुमत आ जाता तो आप लोगों को इब्बे के बेरा पिट जाता कि हमारी सरकार कितनी जनता की हितैषी है। और जब ना तसल्ली हुई हो तो भाई एक बार सर करके देख लियो। क्यों यह बात दुख पानता कह रहा हूं मैं? पहले 5 साल में जो काम करे वह भूल गए तुम। नोटबंदी के टाइम जो बिरान माटी हुई उसने भूल गए हमारे लोगों में यह एक कमी है। तुरंत का लिप्या दिखे से पहले आगे का ख्याल करया कोना। जब इलेक्शन आता है, जब कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा लाते हैं ये कि आप लोग पिछली बातों को सारियों को भूल जाते हो। तो साथियों, मेरी आपसे ये अपील है कि अभी तो 4 साल तक भी ऊपर पड़े सरकार के, ईब तो कम से कम हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो दुर्गति किसान और मजदूर की 130 करोड़ में तो जो 90 करोड़ लोगों की जो दुर्गति हो रही है, इस दुर्गति न मत भूल जाइए साथियों। अगर इलेक्शन के टाइम पे और कोई नया जुमला छोड़ के न और जब फिर तुम छड़ावे में आ गए तो फिर तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कभी। मैं तो इतना ही कह सकूं हूं। नहीं तो आप इन एक एक चीजों को याद ना रहती हो तो लिखने लाग जाओ कि भाई हमारी सरकार ने उस टाइम पे हमारे साथ ये करया, उस टाइम पे ये करया, उस टाइम पे ये करया, ताकि जब चुनाव आवे तो उस टाइम पे जो करंट, उस टाइम का जो मुद्दा लेके आवे सरकार, उसको नजरअंदाज करके पिछले दुख दर्दा की डायरी खोल के बैठ जाइयो, फिर अपने आप सही दिशा में वोट डालोगे आप। बस इतना ही कहना था साथियों। बाकी बातें तो बहुत है करने के लिए। बाकी अभी ये कोरोना चल रहा है, भगवान करे जल्दी से जल्दी इसकी कोई वैक्सीन मिल जाए ताकि ये संसार वापस उसी पटरी पे आ जाए। और एक और बात देखी होगी आपने कि किससे भी पूरी दुनिया की तस्वीर आती है यहाँ पे टीवी पे, किसी भी देश में इसी बेरान मट्टी हो रही है जिसी हमारे देश में हो रही है लोगों की, किसी भी देश में बता दो आप। और तो छोड़ो, चाइना में भारत है भी घनी जनसंख्या है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो, जेन्यू का ना वो उड़ा तो जनसंख्या कम है। चीन में तो घनी हमारे तय उड़े भी ना हो रही यार या बेरान मट्टी तो
तो मेरे भाइयों, मुझे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है भाजपा से या मोदी जी से। मुझे सिर्फ अपनी इस आम जनता से लगाव है, क्योंकि मैं भी इस जनता का एक हिस्सा हूं, और जो कष्ट ये जनता भोगने लग रही है उसमें शामिल हूं मैं भी। कोई घने भोग रहा, कोई थोड़े भोग रहा, मैं भी इस समस्या से पीड़ित हूं। इसलिए अपना दुखड़ा रोन खातिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी बात रख दी हूं। आप लोगों ने बढ़िया लगे, पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइबर करियो, आगे लोगों तक पहुंचाइयो। जय हिंद, जय भारत।